हाँ बेटा कैसे हो? अभिषेक, लवीस, बच्चे आगे क्या वो वाला कर। चलो छवि, प्रिंस, विवो, कैसे हो बेटा? बढ़िया, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। चलो हाँ बेटा बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो अपना जो लास्ट लेक्चर था बेटा उसमें अपन ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट किए थे बेटा, याद है ना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक का अपना काम है। अब चैप्टर में अपने जो काम बचता है एक तो क्या, क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आता है बेटा ऑर्बिटल आता है, उसके बाद आता है रूल्स फॉर फिल द सबसेल, सबसेल को फिल करने के रूल क्या होते हैं। ये तीनों ही चीज नौसा सर ने आपको करवा दी थी, क्लियर है? ठीक है, लेकिन उसके बाद एक फिजिक्स से रिलेटेड पार्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी जरूर अपन बात करेंगे क्योंकि आपने क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल और ये जो मैंने बताया है रूल्स फॉर फिल द सबसेल, तीनों आपने पढ़ रखा है, क्लियर है? मैंने कहा था सर ने जो करवाया है उसकी जाके रीडिंग लगाई थी क्या? यस और नो? अरे उसकी रीडिंग लगाई थी क्या? लगाई थी क्या? यस और नो? यस और नो? प्रिंस, छवि, यस सर लगाई थी, बिल्कुल बेटा, अच्छी बात है। और क्वांटम नंबर वगैरह क्वेश्चन सोल्व कर लिए ना क्वेश्चन बैंक में? जो बच्चे ऑफलाइन अटेंड करे बेटा उसको क्वेश्चन बैंक गोपी ने पिछले साल वाला दे दिया था, जो पुराना था। वो नया जो है ऑनलाइन वाले बच्चों को तो मैंने नई शीट सेंड करी थी, आज जाते हुए दूसरी सेंड लेके क्वेश्चन बैंक लेके जाना दूसरा, ठीक है? उसमें इस साल वो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट काफी सेम भी होंगे, लेकिन मैंने नया वाला दिलाया था, ऑनलाइन वाले बच्चों को मैंने अलग दे दिया था, आप दूसरा लेके जाना। आज जाते हुए मैंने नई कॉपी करवा दी है मैंने आज, ठीक है बेटा? यस सर, पहले भी कर लिया था, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, ठीक। आज जाते दोनों, ऑनलाइन वालों को मैंने नए वाला सेंड कर दिया था, आप लोगों को पुराने वाली शीट दे दी थी उसने गलती से, तो नए वाला लेके जाना जाते हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्लियर है? चलो बेटा, तो आज बात स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों देखो ऑर्बिटल के बारे में वैसे तो सर ने आपको सारा बता दिया, ऑर्बिटल क्या होता है और एसपीडीएफ सबसेल वगैरह ऑर्बिटल वगैरह ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्लियर है? लेकिन एक बात जो इनऑर्गेनिक में नहीं बताते हैं, बार बार आता है वो नोड के बारे में। आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, काफी क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे बेटा, नोड क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर है? तो ऑर्बिटल के बारे में मैं सिर्फ आपको एक पेज करवा रहा हूं, बाकी सर ने आपको सारा करवा दिया है। जो अपने फिजिकल में बताते हैं मेनली वो नोड के बारे में, वो चीज जरूर बता रहा हूं, ओके? ठीक है बेटा, तो हेडिंग लिखो ऑर्बिटल, 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 देख लिए बच्चों? देखो क्या होता है ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, तो क्या कहेंगे, द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम कॉल्ड एज ए ऑर्बिटल। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं बच्चों, क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बच्चों मैंने जैसे मान लो सबसे बेस्ट क्लास वाला एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने क्या कहा था, जैसे मान लू मैं बोलूं कोई बच्चा अमित है, वो इस क्लासरूम में है, बिल्कुल बेटा है, आंसर गलत नहीं है। फिर मैं बोलूं इस क्लासरूम में बेंचेस की कई सारी रो है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, सेंटर में है, 3 रो मान लो बेंचेस की है, तो मैं कहूं वो बच्चा राइट साइड वाली रो में बैठा है, इसका मतलब ये आंसर और करेक्ट है। अरे पहले ज्यादा करेक्ट है या नहीं है? और अच्छे से बता रहा हूं उसके बारे में। फिर मैं बोलूं राइट साइड में कई सारी बेंचेज है, तो वो बच्चा फर्स्ट बेंच में बैठा है, इसका मतलब ये और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है या नहीं है? इसका मतलब उस बच्चे के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो पूरा क्लासरूम जैसे सेल हो गया, उसमें कई सारी बेंचेज की रो है बच्चों, वो क्या हो गया, कई सारी रो बनी है, वो क्या होंगे, सबसेल हो गए। और हर सबसेल में बच्चों हमें पता है कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे बेंचेज है, हर रो में कई सारी बेंचेज है, ये क्या होगी, ऑर्बिटल हो गई। इसके अंदर स्टूडेंट प्रेजेंट है, जैसे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है? तो जैसे मैंने कहा वैसे तो बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी ज्यादा हो उसे सेल कहते हैं, लेकिन और आगे अच्छे से पता चलता गया जैसे जैसे स्टडी होती गई क्या कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां सबसे ज्यादा होती है उसके लिए ऑर्बिटल बोला जाता है, क्लियर है? जैसे मैं कहूं उस बच्चे की मैंने लोकेशन बताई थी कि इस क्लासरूम के अंदर राइट साइड वाली रो में फर्स्ट बेंच पे वो बच्चा बैठा है, इसका मतलब ये बताओ उस बच्चे के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, उस बेंच के ऊपर उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है बच्चों, यस और नो? है तो इस क्लासरूम के अंदर, लेकिन हमें पता है लेफ्ट रो में या फिर राइट साइड सेंटर वाली रो में प्रेजेंट है क्या, नहीं। और भी कई सारी बेंचेज है बाकी पर प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो ज्यादा बेटर तरीके से अपन उसकी पोजीशन को क्या बता सकते हैं, उस बेंच के रेस्पेक्ट में। ऑर्बिटल भी वही है, तो क्या कहेंगे, द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस
where the probability of finding of electron is maximum called as a orbital. Clear है बेटा? ओके लिखो बच्चों, the area around the nucleus 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 where the probability of finding of electron is maximum. The area around the nucleus where the probability of finding of electron the area around the nucleus where the probability of finding of electron is maximum. The area around the nucleus where the probability of finding of electron is maximum. The area around the nucleus where the probability of finding of electron is maximum called as orbital. Called as a orbital. ठीक है, चलो एक बात बताओ लवीस, आपकी तो मैथ की क्लास आज लगाई दी है। अभिषेक 11th बेटा आपको मैथ रखना है बायो रखना है? मैथ रखना है बायो रखना है? हाँ बायो रखनी है क्या? ठीक है। अभी से छवि, प्रिंस, वीवो, आपको क्या रखना है बेटा? मैथ रखना है बायो रखना है 11th में? मैथ्स या बायो? मैथ्स, प्रिंस को मैथ, ठीक है। छवि को मैथ, वीवो को मैथ, ठीक है बेटा। छवि मैथ, क्या तीनों को मैथ ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अपन मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है बेटा। आज तो सडनली मैंने अचानक लगा दिया, तो आज तो 7:30 से 8 सवा 8 तक मैक्सिमम आधे पौन घंटे की क्लास लगाऊंगा, नॉर्मल सी क्लास, ठीक है। तो कल से बेसिकली पूरा शेड्यूल बना के बेटा, जैसे आपकी क्लास शायद 4 बजे से मैं स्टार्ट कर दूं कैसे भी करके, तो 4 से लेके आप 7:30 तक फ्री हो जाओ, इस हिसाब से क्लास लगाऊंगा कल से। बात समझ में आई क्या? तो मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, आज से अटेंड कर लेना। ये आपका सीखने का टाइम है। इस टाइम में 1-2 साल में जितना सीख लोगे, बुढ़ापे में इतना वर्कलोड नहीं आएगा। पुराने बच्चे कितने मिलते हैं कि सर अब क्लास नहीं ली जाती, अब क्या करें, बैठा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, वही चीज़ें बार बार। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये सीखने का जो टाइम आपका 10th 11th 12th है बेटा, ये मान लो 2-3 साल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस साल जितना सीख लोगे 1-2 साल में, उसके बाद आगे इतनी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो आज से मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा, अटेंड कर लेना। छवि, प्रिंस, वीवो, बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? यस और नो? यस और नो? ठीक है बेटा। आज से आपको, आज तो 7:30 से स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास खत्म होते ही, ठीक है। कल से आपको फुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग बता दूंगा बेटा, ठीक है। शेड्यूल में आपको मिल जाएगा मैथ्स की क्लास का कॉलम। आज तो 7:30 से स्टार्ट होगी, अटेंड कर लेना, ठीक है। चलो बेटा, तो बात स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, ऑर्बिटल क्या होता है, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिटल कहेंगे। क्लियर है? एक बच्चों आपने इनऑर्गेनिक में सर ने आपको बताया, वहां पर आपने एक नाम सुना होगा, डीजनरेसी। नाम सुना है क्या ऐसा कुछ? डीजनरेसी या डीजनरेट, ओके। एनसीईआरटी में एक वर्ड है बच्चों, क्या? डीजनरेट। तो स्टेटमेंट क्या है? एनसीईआरटी खाली आपको स्टेटमेंट देगा, उसका रीजन कभी नहीं देता। रीजन हमें खुद समझना पड़ता है बच्चों, ओके। एनसीईआरटी में लाइन क्या है? द ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ ए सेम सबसेल आर डीजनरेट। इसका मतलब क्या है? एक सबसेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? ऑलवेज इक्वल होती है। डीजनरेसी का मतलब क्या है? एक सबसेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी बच्चों। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? तो आपसे बोला जाए ट्रू एंड फॉल्स में ये चीज पूछी जा सकती है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो क्या? द ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ ए सेम सबसेल आर डीजनरेट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बच्चों, यानी एक सबसेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी बेटा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है। क्यों? पहली बात तो बच्चा कहेगा रीजन पता होना चाहिए, बिल्कुल बेटा, वो भी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं बच्चों, पी सबसेल है, ये पी सबसेल है। पी सबसेल के अंदर हमें पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? अरे 3 ऑर्बिटल होते हैं या नहीं होते? होते हैं बेटा। ये मैंने लिखा है px, ये मैंने लिखा है py, ये मैंने लिखा है pz। पहली बात तो ध्यान रखना, अलग अलग ऑर्बिटल को ये जो नाम दिए जाते हैं, किसके बेसिस पे दिए जाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस एक्सिस के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है? कैसे? जैसे px है, इसका मतलब हमें पता है पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डम्बल शेप होते हैं, नहीं होते? ये तो आपने पढ़ा हुआ इनकी शेप के बारे में बच्चों। डम्बल शेप तो होते हैं,
लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें किस एक्सिस पर होगी, एक्स एक्सिस पर होगी बच्चों, क्लियर है। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन सी एक्सिस पर होती है, वाई एक्सिस पर, इसमें किधर होती है, जेड एक्सिस पर होती है बच्चों, क्लियर है। इनके अकॉर्डिंग इनको नाम दिया जाता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड, क्लियर है, ओके ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ये ध्यान रखना, ये तीनों तो क्या है, ये तो ऑर्बिटल हो गए बच्चों, ये तीनों तो ऑर्बिटल हो गए, और इस पूरे को क्या बोलेंगे, कंप्लीट। ये क्या है बच्चों, सबसेल हो गया, यस और नो, यानी इन तीनों को कंप्लीट एक साथ क्या बोलेंगे, सबसेल, और इसके तीन पार्ट ये क्या हो गए, इसके ऑर्बिटल हो गए बेटा, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं बच्चों तो क्या करेंगे, एनर्जी की बात करें तो आपसे बोले पी सबसेल के अंदर तीन जैसे ऑर्बिटल होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तीनों की बराबर होगी बच्चों। बात समझ में आई क्या, इसी को बोलते हैं डिजेनरेसी, क्लियर है। अब बच्चे के दिमाग में आए सर ऐसा क्यों, तो बच्चों देखो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट आता है, एनर्जी डिसाइड करने के लिए आपने क्वांटम नंबर पढ़े हैं, क्वांटम नंबर पढ़े हैं, तो एनर्जी क्या होती है बेटा, n+l रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, यस और नो। मैंने बोला है सेम सबसेल, इसका मतलब सपोज करो ये जो ऑर्बिटल मैंने लिए हैं, मान लो ये 2p वाले हैं बच्चों, 2p वाले सबसेल के हैं, इसका मतलब सेल कितना है, अरे सेकंड है, तो n की वैल्यू तो तीनों के लिए क्या होगी, 2 2 2 होगी, यस और नो। और हमें पता है p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, SPDF, L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1, यस और नो। यानी इसका मतलब अगर सपोज करो ये मान लो 2p वाले ऑर्बिटल है, तो क्या करेंगे, तीनों के लिए n की वैल्यू तो कितनी होगी बेटा, 3 3 3 होगी, यस सॉरी सेकंड वाला लिया तो क्या होगी, 2 2 2 होगी, यस और नो। ये मान लो यहाँ है बच्चों px, ये वाला है py, ये वाला है pz, क्लियर है। l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू बच्चों p सबसेल के लिए क्या होती है, SPDF, सीक्वेंस से स्टार्ट कर देना बच्चों। एक्चुअल में L की वैल्यू के अकॉर्डिंग पीछे आपने क्वांटम नंबर में पढ़ा होगा, SPDF जो सबसेल होते हैं उसके लिए L की वैल्यू क्या करते हैं, 0 1 2 3 होता है, यस और नो, क्लियर है। सीक्वेंस से ध्यान रखना, क्लियर है। इसका मतलब P की बात कर रहा है तो P के लिए तीनों के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 होगी, यस और नो, ठीक है। एनर्जी डिसाइड करते हैं n+l रूल के अकॉर्डिंग, तो n+l का सम इसके लिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके लिए भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके लिए भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसका मतलब n+l की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और अगर n+l की वैल्यू सेम है तो एनर्जी क्या होगी, ओनली n के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी बच्चों, वो आगे की बात है, क्लियर है। लेकिन क्या कहेंगे, तीनों के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या है, सेल सेम है, सबसेल भी सेम है, तो तीनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, क्लियर है। मैंने बोला है एक ही सबसेल बोला है मैंने, मतलब क्या है, अगर एक आपने p सबसेल का ऑर्बिटल ले लिया, एक आपने d सबसेल का ले लिया, तो एनर्जी सेम होगी क्या, नहीं बच्चों, उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, क्यों, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्लियर है। तो n की वैल्यू तो भले ही सेम हो, एक के लिए l की वैल्यू मान लो क्या है बच्चों 1 है, दूसरे के लिए 2 है, तो n+l का सम क्या आएगा, कम ज्यादा आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो कहने का मतलब है एक ही सबसेल के जितने ऑर्बिटल होते हैं सभी की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है, इसको बोलते हैं डिजेनरेसी। इसका रीजन क्या है बच्चों, समझ में आ गया, n+l की वैल्यू का सेम होना, क्लियर है, ओके। लिखो बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द ऑल ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल, द ऑल ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल, द ऑल ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल आर डिजेनरेट, बोर्ड में लिखा है वर्ड, द ऑल ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल आर डिजेनरेट, द ऑल ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल आर डिजेनरेट, the all orbital of a subcell are degenerate लिख लिए, इसका लिखो रीजन लिखो, it means the energy, it means the energy is always equal, it means the energy is always equal, the energy is always equal for all orbitals, of a same subcell, it means the energy is always equal for all orbitals of a same subcell,
सेम सबसेल। क्लियर है? सेम सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी बेटा। क्लियर है? ये एग्जांपल लिख लो, जैसे मैंने ये लिखा है ऐसा कैसा। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये तो तुमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है कि ये एक सबसेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होने का रीजन क्या होता है। क्लियर है? चलो बेटा, ये तो अपने बात की ऑर्बिटल की। अब बच्चों देखो, ऑर्बिटल के बारे में बताने का पर्पस सिर्फ ये था, वैसे तो आपने पढ़ रखा है, क्योंकि अभी मैं नोड के बारे में आपको बताऊंगा। क्लियर है? जो इनऑर्गेनिक में आपको नहीं बताया बच्चों, नोड के बारे में इंपॉर्टेंट है, अपने फिजिकल में काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लियर है? लेकिन ऑर्बिटल के बिना नोड का मतलब कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। ओके, कैसे? तो ऑर्बिटल के लिए तो मैंने क्या कहा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। बात समझ में आई क्या? उसे तो क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। अब क्या कहेंगे? द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनना, द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding of electron is zero या density of electron is zero called as a node। बात समझ में आई क्या? मैंने वर्ड यूज किया बच्चों, क्या बोला है? नोड। नोड का मतलब क्या? जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? जीरो हो। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होने का मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा किसी भी हाल में। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? लिखो बेटा स्टेटमेंट, द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, the area around the nucleus the area around the nucleus where the density of electron, the area around the nucleus where the density of electron, where the density of electron or the probability of finding of electron, the probability of finding of electron is zero, density of electron or probability of finding of electron is zero, called as node। बोर्ड पे लिखा है बच्चों, called as node। called as a node। क्लियर है बच्चों? देखो एक बार जेई में पूछा गया था बेटा, देखो ये इधर ध्यान दो, क्या जेई में क्या बोला गया था बेटा? एट नोड, नोड पर क्या होता है? साई की वैल्यू क्या होगी? साई की वैल्यू क्या होगी? मैं दो चीजें यहाँ पर बोल रहा हूँ, नोड के ऊपर साई की वैल्यू क्या होगी और साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, साई के बारे में मैंने क्या बताया था? पहली बात तो साई, ऐसा कुछ नाम सुना हुआ लग रहा है क्या? श्रोडिंगर इक्वेशन में नाम आया था बच्चों, याद है ना? ठीक है, अब ये बताओ नोड के ऊपर साई क्या होगा? साई और साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बच्चा कहेगा सर ऑप्शन है जीरो हो, इनफाइनाइट हो, या फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो, 1 2 3 मान लो कुछ भी। पक्का? छवि इतने जीरो होंगे बेटा? इतने जीरो होंगे क्या? कितने होंगे? क्या होगी बेटा? जीरो। शाबाश, बहुत अच्छे। अरे सिंपल सी बात है बच्चों, क्या नोड का मतलब क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो? जीरो हो। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसकी कोई वेव होगी क्या? नहीं बेटा, अपन ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन होता है उसी की तो वेव होगी। अरे मोबाइल का टावर होगा, वहीं पर तो नेटवर्क होगा बेटा। यस और नो? जिस गांव में मोबाइल का टावर ही नहीं है वहां पर मोबाइल में नेटवर्क आता है क्या?
नहीं बच्चों, सीधी सी बात है। अगर सीधी सी बात है टावर ही नहीं है तो क्या होगा, नेटवर्क के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बच्चा कहेगा सर आसपास के गांव से आ जाएगा, ऐसे मान लो उसके जो डायमीटर चाहिए नेटवर्क के लिए उतने डायमीटर में कोई टावर है ही नहीं, तो हमें पता है बेटा रेंज की डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। यस और नो, क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहां से लिंक किया है, समझ में आ गया। साई का मतलब क्या होता है, वेव फंक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को बताता है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसकी कोई वेव प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो हमें पता है नोड का मतलब क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसकी कोई वेव होगी क्या, कोई वेव ही नहीं है तो उसका वेव फंक्शन यानी वेव को रिप्रेजेंट करने वाली टर्म होगी क्या, नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। 0 मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्लियर है। और हमें पता है अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्क्वायर से। साई अगर 0 है तो साई स्क्वायर भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। समझ में आ गया। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इनफाइनाइट होगी या कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, क्या होगी, 0 होगी बेटा। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखना। लिखो ये, एट नोड साई इक्वल टू 0 एंड साई स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए चलो बेटा आगे बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो मेरा बताने का सबसे मेन पर्पज वही था बच्चों। देखो आपने नाम तो सुन लिया, नोड क्या होता है, कैसे होता है। अब नोड के टाइप क्या होते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो मिलेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही मिलेंगे। हाँ, डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, ऑल ऑर्बिटल क्या होंगे, ये होगा वो होगा, ये तो रेयर केस में मिलता है। मैक्सिमम मोर देन 90% क्वेश्चन क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होगा, नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन पहले पता होना चाहिए नोड क्या होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा। नोड से पहले पता होना चाहिए था। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, अपन सीक्वेंस से चल रहे हैं। अब बात करते हैं बेटा नोड के बारे में। नोड के टाइप क्या होता है, 4 टाइप से समझा रहा हूं बच्चों, अच्छे से समझना। ओके ठीक है। नोड की अगर मैं बात करूं, अच्छे से समझना। मैक्सिमम बच्चों के टीचर के कंफ्यूजन रहता है। बच्चों के कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि वो टीचर कंफ्यूज कर देते हैं। क्लियर है। एक स्वाभिमान में एक बच्ची का मैसेज आया था, सर वहां सर ने ये बताया है, उल्टा बता रखा है, उल्टा बता रखा है, गलत है वो। बात समझ में आई। एक्चुअली समझना बच्चों इसका मतलब क्या होता है। नोड की अगर मैं बात करूं, नोड क्या होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है, रेडियल नोड। मैंने क्या कहा, एक तो कौन सा नोड है, रेडियल नोड है। इजी वे में समझते जाना। एक होता है बच्चों एंगुलर नोड, एक क्या होता है बेटा रेडियल नोड, दूसरा कौन सा होता है बच्चों, एंगुलर नोड। क्लियर है। इनका मीनिंग समझना। पहली बात तो बच्चों ये रेडियल का मतलब क्या होता है, टेंजेंशियल। यस और नो। रेडियल का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसके चारों तरफ का एरिया। यस और नो। रेडियल का मतलब होता है टेंजेंशियल। क्लियर है बेटा। नोड का मतलब तो अपन समझ गए। नोड का मतलब अपन ने क्या समझा है कि वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो उसको अपन नोड बोलते हैं। यस और नो। अब मैंने यहाँ पर 2 टाइप से इसको डिवाइड कर दिया। क्या, एक मैंने बोला है रेडियल नोड, दूसरा मैंने बोला है एंगुलर नोड। क्लियर है। तो रेडियल का मतलब क्या होता है बेटा, टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल होता है कैसे बच्चों, सपोज करो ये कोई ऑर्बिटल है, ये कोई ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल बताना। मैं मान लो इस पोडियम पर प्रेजेंट हूं, ठीक है, मैं मान लो इस पोडियम पर यहां खड़ा हूं, तो ये बताओ मेरा पूरा बॉडी पार्ट इस पूरे पोडियम को कवर कर रहा है क्या, यस और नो, यस और नो। अरे पूरे पर कवर कर रहा है क्या, नहीं। या फिर सिंपल सा एग्जांपल है, आप मान लो किसी चेयर पर बैठे हो बेटा, तो ये बताओ आपका जो बॉडी सरफेस होगा, बॉडी पार्ट होगा, वो क्या होगा, जो चेयर का एरिया होगा वहीं तक तो होगा बच्चों। यस और नो। ठीक है। इस चेयर के चारों तरफ का जो स्पेस होगा वहां पर बेटा ये बताओ आपकी डेंसिटी क्या है, 0 है। यस और नो। अरे आपका बॉडी का कोई भी पार्ट क्या है बच्चों इस चेयर के या मान लो इस क्लासरूम के बाहर है क्या, नहीं बच्चों। वही बात है। क्या अपन इस क्लासरूम के अंदर मान लो प्रेजेंट है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप यहाँ पर बैठे हो, तो ये बताओ आप पूरी दुनिया में फैले हुए हो क्या, नहीं बच्चों। अगर मान लो इस क्लासरूम को अपना ऑर्बिटल माने, तो इस ऑर्बिटल के अंदर हम प्रेजेंट है एज ए इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है इस क्लासरूम के चारों तरफ का जो एरिया होगा, रेडियल का मतलब ही क्या होता है बेटा, टेंजेंशियल। बात समझ में आई क्या। इसका मतलब एक पर्टिकुलर रेडियस के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो ये बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। यस और नो। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ तक प्रेजेंट हो सकता है, इस ऑर्बिटल के अंदर हो सकता है। इस ऑर्बिटल के चारों तरफ का जो एरिया होगा, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस होगी क्या,
नहीं होगी बेटा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रेडियल नोड। रेडियल नोड मैंने क्या कहा बेटा, रेडियस का मतलब ही क्या होता है, टेंजेंशियल। क्लियर है? इसका मतलब है एक पर्टिकुलर, इसका सेंटर पॉइंट है, इससे कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आप इसकी सरफेस के चारों तरफ चलोगे एक रेडियस को, मतलब हमें पता है इसको रेडियस बोलते नहीं बोलते, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट यानी रेडियस के रेस्पेक्ट में चारों तरफ का एरिया कवर करोगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 आती है उसी को तो अपन नोड बोलते हैं। और ये जो एरिया आया है 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, ये एक पर्टिकुलर रेडियस के रेस्पेक्ट में आया है, तो इसे बोल दिया रेडियल नोड। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है? तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, द एरिया या फिर क्या बोलेंगे बेटा, द सरफेस। सरफेस और भी बेटर है, द सरफेस अराउंड द ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल के चारों तरफ की सरफेस। हमें पता है बेटा एक रेडियल सरफेस मैंने ऐसे ली है जहां पर इसकी डेंसिटी क्या आएगी, 0 आएगी, इसे क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? एंगुलर नाम से पता चल रहा है बेटा पर्टिकुलर एंगल पर होगा, यस और नो? एंगुलर नाम से पता क्या चल रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल। एंगल का मतलब है बच्चों, देखो मान लो जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, या मान लो ये मार्कर है, मार्कर के चारों तरफ मैं ऐसे कर रहा हूं, मान लो ऐसे बाउंड्री बना रहा हूं, इसको आप एंगुलर बोलोगे या रेडियल बोलोगे? ये तो रेडियल बेटा स्फेरिकल या सर्कुलर फॉर्म में है, यस और नो? लेकिन मान लो इस मार्कर के चारों तरफ मैं ऐसे कोई प्लेन बना रहा हूं, ये बताओ बच्चों, प्लेन, इसको आप रेडियल बोल सकते हो क्या? नहीं, ये पर्टिकुलर रेडियस के रेस्पेक्ट में है क्या, ये किसी एंगल पर है, 90 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, यस और नो? इसका मतलब क्या, इस मार्कर से ऐसा कोई प्लेन पास हो, ऐसा कोई प्लेन पास हो जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड। समझ में आ रहा है, क्लियर है? कैसे बेटा, यानी सपोज करो मान लो ऐसा कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, आपने ये तो पढ़ा होगा बेटा जैसे p हो चाहे d हो, s में तो ऐसा नहीं होता, s में क्यों नहीं होता वो भी रीजन बताऊंगा। आपने p ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा होगा क्या, कि इसकी जो दोनों लोब होती है, ये जो आर्म होती है इसको लोब बोलते हैं, सुना ना? इसकी जो लोब होती है वो 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन से डिवाइड होती है, यस और नो? एक्चुअल में ये डायग्राम बनाने का पर्पज क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, बीच वाला पार्ट बहुत पतला क्यों बनाते हैं, थिन क्यों बनाते हैं बेटा, क्यों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम होती है, सबसे कम होगी, यस और नो? तो ऐसा कोई प्लेन होगा बेटा, यहाँ से ऐसा कोई प्लेन होगा किसी एंगल पर, पर्टिकुलर एंगल पर प्लेन होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये है बच्चों एंगुलर नोड। समझ में आ गया, क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, इसको मैंने बोला है द सरफेस अराउंड द ऑर्बिटल, इसको मैं क्या बोलूंगा, द प्लेन पासिंग फ्रॉम ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल से ऐसा कोई प्लेन पास होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, 0 हो। बच्चों ये बात पूरी लिखने की जरूरत है क्या, वेयर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, और ये बात तो मैंने बोली है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होगी उसी को तो क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, क्लियर है? अब ये 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कहा पर्टिकुलर रेडियस के रेस्पेक्ट में तो ये रेडियल नोड, एक पर्टिकुलर एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, एंगुलर नोड। बच्चों क्लियर है? आपने पढ़ा होगा बच्चों क्या, जो s ऑर्बिटल होता है, s के रेस्पेक्ट में बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या आएगा, क्योंकि s ऑर्बिटल की शेप अपन ऐसे तो बनाते हैं, स्फेरिकल बनाते हैं बच्चों, स्फेरिकल बनाते हैं, तो इसमें ऐसा कोई प्लेन है क्या जो इसके सेंटर से पास हो जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, नहीं बच्चों, ये तो हर एक्सिस में क्या होगा, एक जैसा ही होता है, यस और नो? इसी वजह से क्या होता है, इसके लिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या आता है, s ऑर्बिटल के लिए 0 आता है, बाकी pdf के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है बच्चों? आगे फॉर्मूला भी मैं इसका लिखाऊंगा। तो बच्चों देखो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये क्या है, द सरफेस अराउंड द ऑर्बिटल, ये क्या है, द प्लेन पासिंग फ्रॉम ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल से पास होने वाले ऐसा कोई प्लेन है, प्लेन समझ रहे हो ना, उसके बीच में से आर पार, समझ रहे हो क्या, ऐसा कोई प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो वो क्या हो गया, एंगुलर नोड, क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों इसके लिए मैं लिख रहा हूं, ये सरफेस के रेस्पेक्ट में होता है, इस वजह से इसे बोलते हैं बच्चों नोडल सरफेस, इसे क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस। लेकिन आपको मीनिंग ध्यान होना चाहिए था, क्या होता है, इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है क्या? आपको जानबूझ के क्या बोलेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोडल सरफेस, नोडल सरफेस पूछ रहा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, रेडियल नोड पूछ रहा है, क्लियर है? और इसको बोलते हैं बच्चों नोडल प्लेन। बात समझ में आई क्या?
ये क्या होता है, प्लेन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। समझ में आ गया, यस और नो। वर्ड से अगर आपको कंफ्यूज करे तो ध्यान रखना, दोनों का मतलब नोडल सरफेस कौन सा है, नोडल प्लेन है कौन सा है, लेकिन पहले मैंने आपको मीनिंग समझाया ये होते कैसे हैं, कैसे करना है। क्लियर है। एक चीज इसमें और क्या पूछेगा बच्चों, देखो पॉइंट टू पॉइंट में बोलता जा रहा हूं, चार्ट के फॉर्म में समझना इजी रहेगा। कैसे, ये मैंने क्या कहा बेटा, ये टेंजेंशियल होते हैं, टेंजेंशियल होते हैं बच्चों, तो ये बताओ स्फेरिकल फॉर्म में होंगे या नहीं होंगे, स्फेरिकल फॉर्म में होंगे, तो ये कैसे होते हैं बेटा, ये स्फेरिकल होंगे, स्फेरिकल एंड, और इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन आप बता सकते हो क्या, नहीं बच्चों, तो ये कैसे है, नॉन डायरेक्शनल, स्फेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल, यस और नो। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना, ये स्फेरिकल है क्या, अरे स्फेरिकल मतलब स्फेयर की फॉर्म में है क्या, नहीं, ये तो पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में है बेटा, ठीक है, एक लाइन की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, नॉन स्फेरिकल, इनको क्या बोलेंगे, नॉन स्फेरिकल, नॉन स्फेरिकल एंड, ये बताओ एक पर्टिकुलर एक्सिस है, पर्टिकुलर एक्सिस है तो हमें पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इनको क्या बोलेंगे, ये तो नॉन डायरेक्शनल थे, लेकिन इनके लिए पर्टिकुलर एक्सिस हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो प्लेन जाएगा एक्स एक्सिस में जाएगा, वाई एक्सिस में जाएगा या जेड एक्सिस में जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर एक्सिस या डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हो, तो वो क्या होगा, डायरेक्शनल। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, तो ये कैसा है, ये क्या होगा, डायरेक्शनल होगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, यस और नो, क्लियर है। चलो बेटा, तो पहली बात तो नोड का मतलब क्या होता है, इसके दो पॉइंट आपसे बोले, रेडियल नोड और एंगुलर नोड, इसका मतलब क्या होता है, क्लियर है, समझ में आ गया। और इसमें सबसे खास बात कंफ्यूज करने के लिए ये देता है, नंबर ऑफ नोडल सरफेस क्या होगा, नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या होगा, लेकिन बच्चे को इसका मीनिंग ही नहीं पता होता, तो ध्यान होना चाहिए क्या होता है, कैसे होता है। समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है इसके बाद लिखूंगा बोर्ड पे, यहां तक समझ में आ गया बेटा, यस और नो, नोट करो।
चलिए बेटा, चलिए चलिए, क्या प्रिंस, छवि, रेहान, बात समझ में आई बेटा यहां तक? यस और नो, यस और नो? क्रिस्टल क्लियर सर, बहुत बढ़िया। छवि, रेहान, तुम्हारे? चलो ठीक है बेटा, बिल्कुल वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं बेटा, देखो ये तो हुआ कॉन्सेप्चुअली पार्ट, इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर है। अब जब हमें न्यूमेरिकल टाइप से पूछेगा, आपको मतलब फिक्स डाटा दे देगा, इसके लिए नंबर ऑफ नोड क्या होंगे, किसके नंबर कितने होते हैं, क्लियर है। तो एज ए फॉर्मूला बच्चों ध्यान रखना, क्या आपसे पूछे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स और नोडल सरफेस। मैंने क्या कहा था बच्चों, रेडियल नोड को ही क्या कहते हैं, नोडल सरफेस कहते हैं। तो क्या कहा, रेडियल नोड, एक बार फिर से समझा दो। बिल्कुल बेटा समझा देंगे, ये फॉर्मूला देखो एक बार, क्या कहा, नंबर ऑफ रेडियल नोड और नोडल सरफेस। नोडल सरफेस की बात करें बेटा तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, n-l-1 होता है। बात समझ में आई क्या? आपसे नंबर ऑफ रेडियल नोड बोले या नोडल सरफेस बोले तो क्या करना है, n-l-1। nl क्या है बच्चों, ये ध्यान है ना, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो n और l की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक आपसे क्या बोलेगा बेटा, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, और क्या बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, नोडल प्लेन। बात समझ में आई क्या? एंगुलर नोड को तो अपन क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। यानी नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या होगा या नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इक्वल टू एल। काम खत्म, सीधा क्या होता है, एल के बराबर होता है। क्लियर है। एक बात बताओ बच्चों, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। मैंने क्या कहा था, ये चीज दिमाग में रट लेना बेटा, क्या, SPDF। जिस बच्चे के दिमाग में एल की वैल्यू आ गई देखते, उसका क्वांटम नंबर का क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता बेटा। बोलते हैं डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, वही बात है, उसका क्वेश्चन क्वांटम नंबर का कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। क्या, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले एल की वैल्यू दिमाग में सेट कर लेना बच्चों। क्या, SPDF सीक्वेंस से एल की वैल्यू 0 1 2 3। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो क्या कहेंगे बच्चों, यहां से एस के लिए हमें पता है एल की वैल्यू, एस के लिए क्या होता है, एस ऑर्बिटल अगर होता है तो एल की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसका मतलब मैं बोलूं एस ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या होगा, एल की वैल्यू के इक्वल। एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एस ऑर्बिटल की नंबर ऑफ एंगुलर नोड भी क्या होगा, 0 होगा। और वैसे भी देख सकते हो, क्या, एंगुलर नोड तो कब आता है, जब ऑर्बिटल से हम किसी एंगल पर ऐसा कोई प्लेन पास करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, 0 हो बच्चों, तो वो क्या होगा, एंगुलर नोड बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है बच्चों एस ऑर्बिटल तो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है तो आप ऐसा कोई प्लेन पास कर सकते हो क्या, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, यस और नो, नो बेटा, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, इसके लिए एंगुलर नोड की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। क्लियर है, ठीक है। बाकी सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी। कैसे, जैसे अपन बोलते हैं P है, जैसे मैंने कहा SPDF, समझते जाना बेटा, SPDF एल की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3। थोड़ा सा समझना इस चीज को, ठीक है। एस के लिए तो हमें पता है L0, तो एंगुलर नोड क्या, 0। क्लियर है। P की हमें पता है, P सब सेल की हमें पता शेप कैसे होती है, ऐसे होती है। तो एक प्लेन हमें पता है बच्चों, ये पास कर सकते नहीं कर सकते, इन दोनों के बीच में से, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है, ठीक है। डी कैसा होता है बेटा, बाई डम्बल शेप होता है या नहीं होता, यस और नो, ऐसे, ठीक है। तो एक मान लो ऐसे पास हो सकता है, एक क्या हो सकता है, ऐसे पास हो सकता है। देखो एल की वैल्यू 2 है तो क्या होगा बच्चों, एंगुलर नोड भी कितने, 2, यानी 2 प्लेन पास कर सकते हो किसी एंगल के रेस्पेक्ट में जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर है। इसके लिए 3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि एफ ऑर्बिटल क्या होता है, डिफ्यूज शेप होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है। तो ये जैसे 3D टाइप से होता है बेटा, तो आप क्या कर सकते हो, तीनों डायरेक्शन में ऐसे प्लेन बना सकते हो बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं आपसे, बोले नंबर ऑफ टोटल नोड्स, नंबर ऑफ टोटल नोड्स और नोड्स। ध्यान रखना मैंने दोनों चीज यहां पर लिखी है बच्चों। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल नोड, या तो आपको चल के टोटल नोड बोल देगा,
टोटल नोड बोला है मतलब ये प्लस ये, यस और नो। ओनली नोड बोले तो भी समझ आना, टोटल नोड पूछ रहा है, ये छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज करके क्वेश्चन गलत करवा देती है। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, ओनली नोड बोला है तो बच्चे को ये बात रटने की जरूरत नहीं है, सोचने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ओनली नोड बोला है तो ये रेडियल की बात कर रहा है या एंगुलर की बात कर रहा है। मैंने क्या कहा, अगर चिल्ला चिल्ला कर रेडियल या एंगुलर बोले तो ही आपको रेडियल या एंगुलर नोड के रेस्पेक्ट में नंबर डिसाइड करना है, यस और नो। ओनली नोड बोले मतलब क्या कह रहा हूं, दोनों के सम की बात कर रहा है। क्लियर है। अगर मैं बोल दूं बेटा क्लास में स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये बताओ बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उनको अलग से सोचने की जरूरत है क्या, हमें बोला है या हमें बोला है, मैंने ओनली इतना बोला है स्टूडेंट्स, इसका मतलब सभी आ गए, यस और नो। इसका या फिर मैं पर्टिकुलर चिल्ला चिल्ला के बोलूं बॉयज स्टूडेंट सुनो, इसका मतलब खाली बॉयज स्टूडेंट ज्यादा फोकस करेंगे, यस और नो। मैं कहूं बेटा गर्ल्स स्टूडेंट अच्छे से सुनो, इसका मतलब गर्ल्स वाले जो बच्चे अच्छे से सुनेगी, यस और नो। लेकिन मैंने इतना बोला है ओनली स्टूडेंट्स, तो अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर ने बॉयज के लिए बोला है या गर्ल्स के लिए बोला है, दोनों के लिए कॉमनली बोला है, कंबाइंड बोला है। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है बेटा। क्लियर है। तो क्या कहा, ओनली नोड बोले तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रेडियल की बात कर रहा है सर एंगुलर की बात कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है। क्लियर है। तो वही बात है, 10 बॉयज है 10 गर्ल्स है, टोटल स्टूडेंट कितने 20, काम खत्म। टोटल नोड क्या होगा, ये प्लस ये, यस और नो। तो क्या करेंगे बेटा, n माइनस एल माइनस 1, ये तो रेडियल वाला हो गया, प्लस क्या कर दो एंगुलर वाला, यस और नो। तो क्या करेंगे बच्चों, n माइनस एल माइनस 1 प्लस क्या हो गया l प्लस, सॉरी इसको प्लस माइनस l को उड़ा दो बेटा, ये तो 1 वाला ऐसा कैसा प्लस l माइनस l उड़ गया, इसका मतलब क्या बच गया बच्चों n माइनस 1, ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल नोड आ गया। समझ में आ गया। क्लियर है। तो ये 3 फॉर्मूले खासकर आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, क्या रेडियल नोड बोले, एंगुलर नोड बोले या टोटल नोड बोले तो आपको कैसे करना है, तीनों का ध्यान रखना है। समझ में आ गया। आपको डाउट है तो बोलो, बात समझ में आ गई बेटा। क्लियर है। चलो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या with increasing the value of n number of nodes increases, yes or no। n की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, नोड का नंबर इंक्रीज होगा, yes or no। अरे सिंपल सी बात है बच्चों, n की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 यानी 1 नोड होगा, n की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 यानी कितना होगा 2 नोड होगा, 4 है तो 4 माइनस 1 यानी कितना नोड आएगा 3 आएगा। सीधी सी बात है, n की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ नोड से इंक्रीज होंगी। क्लियर है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। चलो अब इस बात को समझो बच्चों। देखो जैसे छवि ने कहा रेडियल नोड के बारे में सर बताइए, कोई बात नहीं, दोबारा दोनों समझ लो। रेडियल का मतलब होता है बेटा एक पर्टिकुलर रेडियस के रेस्पेक्ट में इसके चारों तरफ का ऐसा कोई एरिया। मैंने क्या कहा, रेडियल का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसके चारों तरफ का एरिया, इसको बोलते हैं रेडियल टेंजेंशियल, यानी इसके सरकमफेरेंस के चारों तरफ का एरिया। समझ में आ रहा है। क्लियर है। तो रेडियल नोड क्या होगा, हमें पता है ये ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो हमें पता है बच्चों इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, इसका एरिया इस ऑर्बिटल के अंदर तक ही तो हो सकता है। अरे ये इलेक्ट्रॉन पूरी दुनिया में फैला होगा क्या, नहीं बच्चों। मैंने क्या बोला है, जैसे अपन इस क्लासरूम के अंदर है तो अपना बॉडी पार्ट इस क्लासरूम के अंदर तक हो सकता है, दूसरे क्लासरूम में होगा क्या, नहीं बच्चों। यही बात अपन ने बोली है। क्या अगर रेडियल नोड की बात करें तो क्या होगा, नोड का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो। रेडियल बोला है मतलब पर्टिकुलर रेडियस के रेस्पेक्ट में चारों तरफ का एरिया। क्लियर है। इसका मतलब क्या, यानी सेंटर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर रेडियस के चारों तरफ का ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, ये तो क्या हो गया रेडियल नोड। तो अपने क्या बोला है, द सरफेस अराउंड द ऑर्बिटल के चारों तरफ की सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो वो क्या बोला जाएगा, रेडियल नोड। क्लियर है। एंगुलर अपन ने बोला है बच्चों ऑर्बिटल के बीच में से किसी पर्टिकुलर एंगल पर ऐसा कोई प्लेन, पर्टिकुलर एंगल बोला है बच्चों, पर्टिकुलर एंगल पर ऐसा कोई प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, वो क्या हो गया, पर्टिकुलर एंगल पर कोई प्लेन होता है तो इसको नाम दिया जाता है बच्चों एंगुलर नोड। क्लियर है बेटा, अब समझ में आ गया, यस और नो। चलो क्या लिखा प्रिंस, इंक्रीजेस नहीं डिक्रीजेस होगा ना नोड्स के नंबर के n की वैल्यू बढ़ने पर। अपने क्या बोला बेटा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा ना नोड्स के नंबर। बेटा डिक्रीज कैसे होगा, सिंपल सी बात है बेटा। देखो मैंने क्या बोला है, n ज्यादा होगा। अरे जैसे जैसे हमें पता है सेल या ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, सीधी सी बात है, सिंपल सी। समझ में आ गया। ठीक है प्रिंस, अब तुम सुनो बेटा, सिंपल सी बात है, ये बताओ
फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल है तो उसमें कौन सा सब सेल होगा? अरे ऐसी तो होता है, अपन 1s लिखते हैं, कभी 1p लिखते हैं क्या? नहीं बेटा। तो जैसे मान लो फर्स्ट सेल है, उसमें तो क्या होता है? एस होता है। प्रिंस अब सुनना तुम, सेकंड सेल है तो कौन कौन से सेल आएंगे? एस और पी। क्लियर है? ठीक है। थर्ड सेल है बेटा तो कौन कौन से सेल आए? सब सेल आएंगे, एस पी डी, यस और नो। क्लियर है? फोर्थ सेल है तो कौन कौन से सब सेल आएंगे? एस पी डी एफ। प्रिंस समझते जाना बेटा अच्छे से। अब क्या कहेंगे? अगर फर्स्ट सेल है तो ओनली एस ही सब सेल है, एस सब सेल के अंदर कोई नोड होता है क्या? नो बेटा, तभी तो अपन -1 करते जाते हैं कि पहला तो हटा ही दो, क्योंकि फर्स्ट सेल में तो ओनली एंड ओनली एस सब सेल होता है, जिसमें कोई नोड होगा क्या? नहीं बेटा। क्लियर है? ठीक। अब बात करें सेकंड। अगर सेकंड है तो सेकंड के साथ हमें पता है एस और पी दोनों सब सेल इंक्लूड होंगे, तो एस और पी दोनों के रेस्पेक्ट में नोड कैलकुलेट किए जाएंगे, यस और नो? तो पहले से तो कुछ ज्यादा होंगे, इससे तो कुछ ज्यादा ही आएंगे, नहीं आएंगे? आएंगे बच्चों। फिर एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू अगर 3 है तो क्या होगा? थर्ड सेल में कौन कौन से हमें पता सब सेल आते हैं? एस के, पी के और डी सब सेल। इसका मतलब एस, पी और डी तीनों के रेस्पेक्ट में नोड कैलकुलेट किए जाएंगे, तो इनका नंबर सेकंड वाले सेल के नोड से तो ज्यादा ही आएगा, यस और नो? क्लियर है? फोर्थ सेल आ गई तो फोर्थ सेल में क्या होगा? एस, पी, डी, एफ सभी सब सेल आ जाएंगे, तो सभी सब सेल के रेस्पेक्ट में हमें पता है बच्चों नंबर ऑफ नोड क्या आएगा? थर्ड वालों से तो ज्यादा ही आएगा, कॉमन सेंस है, यस और नो? इस चीज को अपन डायरेक्टली फॉर्मूले से भी बता सकते हैं और अपन एक्सपेरिमेंटली भी इस बात को समझ सकते हैं। आ गया सर? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं आएगा? बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलो बेटा देखो, रेडियल अपने क्या कहा? रेडियल नोड का फॉर्मूला कैसे होगा? जैसे प्रिंस ने कहा सर रेडियल नोड का फॉर्मूला कैसे होगा, तो समझना बेटा, रेडियल नोड का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा है? n-l-1 लिखा है। क्लियर है? अब जैसे अपन बोला जाए बेटा रेडियल नोड का फॉर्मूला, बच्चे ने कहा जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया, वह मैंने बोला है 1s, सब सेल कौन सा बेटा? 1s मैंने बोला है। अब बच्चा कहेगा सर कैसे? कैसे? तो इसके अकॉर्डिंग बेटा देखो क्या करना है, 1s के रेस्पेक्ट में बात करूं, देखो n की वैल्यू कितनी है? 1, l की वैल्यू कितनी होती है? 0, और -1 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? हमें पता है, अरे 0 तो गया, सीधी सी बात है, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब जो फर्स्ट वाला बोलते हैं बेटा, फर्स्ट वाली सेल तो हमेशा क्या न्यूक्लियस के जस्ट पास में बोलते हैं, वो गैप बहुत कम होता है। बात समझ में आई क्या? एरिया स्टार्ट कहां से होगा? फर्स्ट और सेकंड के बीच में से नोडल स्टार्ट होगा बेटा। कैसे? जैसे मैं बोलूं 2s है, 2s है तो 2s की बात करूं, इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, n की वैल्यू कितनी होगी? 2, n की वैल्यू 2 है, s के लिए कितनी होगी बेटा? 0, और क्या करोगे? -1, तो 2 - 1 कितना आएगा? 1। अब नोड स्टार्ट होगा। कैसे? जैसे मान लो आपने ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की फर्स्ट तो क्या होता है? इसके जस्ट पास ही होता है। अपने क्या बोला? इसके चारों तरफ का, चारों तरफ का। अब ये तो फर्स्ट सेल तो पास होती है, अब ये सेकंड यहां से है बच्चों, ये सेकंड यहां से है, इसके अंदर जो ऑर्बिटल है बच्चों, इसके चारों तरफ का एरिया आप बता सकते हो। तो देखो 2s के लिए कितना आ रहा है? 1 आ रहा है बेटा। इस टाइप से समझ में आ रहा है? इस वजह से -1 इसीलिए तो करते हैं, -1 इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट सेल तो न्यूक्लियस से जस्ट पास ही होता है बेटा, गैप बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो क्या बोलते हैं 1 माइनस करते जाते हैं कि फर्स्ट को तो हटा दो, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेल होती है उसके रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ नोड एक कम आता जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? ठीक है, नोट करो। तो बस जो आपको एग्जांपल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको n की और l की वैल्यू देखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करके नंबर आ जाएगा। और जितना आपको सर ने करवा रखा, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल और रूल्स फॉर फिल द सबसेल सर ने करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक में जो जो आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं रिवाइज भी करवाता जाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? क्योंकि पढ़ा रखा तो उसके चक्कर में 5 साल लेक्चर खराब है, नहीं कर सकते, लेकिन जितना सर ने करवा रखा है आप अच्छे से पढ़ना, मैक्सिमम तो सारी चीजें आ गई होगी, लेकिन कल अपन क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, उसमें जो जो क्वेश्चन आएगा बेटा, उसमें अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है जो हमने नहीं पढ़ा है, उसमें से इसके अलावा कुछ आ रहा है, वो मैं रिवाइज करवाता जाऊंगा कि बेटा एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने का पर्पज यही होता है कि सारा चैप्टर समराइज हो जाता है कि सर ने कहा था इसमें ये ध्यान रखना, उसमें ये ध्यान रखना है। क्लियर है? आप अपनी तरफ से सॉल्व करना, बाकी कल मैं सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ बता दूंगा, सारे क्वेश्चंस में जो जो काम आएंगे।
चलिए बेटा, कर लिया क्या? यस और नो? प्रिंस, छवि, रेहान, कर लिए? चलो ठीक है बेटा। तो ये अपन ने बात की है बच्चों, ये नोड। तो नोड क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। रेडियल, एंगुलर, स्फेरिकल, नॉन स्फेरिकल, नोडल सरफेस, नोडल प्लेन, ये सब बार बार आएगा। कैसे होता है, क्या होता है, क्लियर है? और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, फिर भी इसमें कुछ डाउटफुल आपको लगे तो अपने YouTube चैनल पर मैंने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। उसमें मैंने रूल्स फॉर फिल द सबसेल, ठीक है, ओबो रूल, हुंस रूल, मैंने पाउली रूल सारे करवा रखे हैं। और ये ऑर्बिटल वगैरह ये भी सारे करवा रखे हैं, लेक्चर अपलोड अपने यूट्यूब चैनल पर। और नोड वगैरह ये भी सब करवा रखे हैं, तो एक बार जरूर देखना हो सके तो, ठीक है बेटा? और कोई डाउट हो तो मुझसे और पूछ लेना, नो टेंशन। चलो बेटा, चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। हेडिंग लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर है बच्चों? देखो, वैसे चैप्टर आपके फिजिक्स में भी आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में, क्लियर है? मॉडर्न फिजिक्स में आप इसको काफी डिटेल से पढ़ोगे। समथिंग आपको 10-12 पेज में ये करवाया जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इसको 1.5 पेज में करवाऊंगा। सिर्फ 1.5 पेज में मैक्सिमम 99% फिजिक्स के क्वेश्चन भी हो जाएंगे बच्चों, ठीक है? केमिस्ट्री में अपने जो आता है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में वो तो होंगे 99% फिजिक्स वाले भी हो जाएंगे सारे बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम। चलो बच्चों देखो कैसे होता है, क्या होता है, 1.5 पेज में सारे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस वगैरह। देखो क्वेश्चंस की जरूरत नहीं, सारे कॉन्सेप्ट उसी पे सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होंगे और कॉन्सेप्ट में लिखा दूंगा। तो कॉन्सेप्ट, फॉर्मुला सब कुछ बताता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट में। देखो कैसे करना है, कई टीचर केमिस्ट्री में से स्किप कर देते हैं कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बिल्कुल इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट में करवाऊंगा, स्किप भी नहीं करना, क्वेश्चंस भी आपके सारे हो जाएंगे। देखो बेटा, समझना इस चीज को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम से पता चल रहा है बेटा फोटो, जहां फोटो की बात आ जाए, सिंपल सी बात है मेरी, फोटो लो प्लस मार, ठीक है? फोटो का मतलब ही होता है बेटा लाइट से, सीधी सी बात है बेटा, ठीक है? चांदना, प्रकाश, ठीक है? बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चांदने से होता है, तो क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक नाम आया है, इसका मतलब चार्ज का भी रोल है, यस और नो? चार्ज का रोल मतलब इलेक्ट्रॉन का भी रोल है, क्लियर है? देखो बेटा क्या कहेंगे, तो क्या कहते हैं कि जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होती है, यानी आकर गिरती है, तो मेटल की सरफेस से क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लग जाए, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब बच्चे के दिमाग में है कि सर यानी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन कैसे होगा? अरे सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कुछ क्या होता है बेटा, लाइट रेडिएशंस आती है, लाइट रेडिएशंस आती है तो क्या होता है, कोई मेटल को अपन धूप में रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म होकर बेटा हीट लॉस करती नहीं करती? अरे अपन उसके पास में होते हैं तो हमें पता है, अपन देखते हैं बेटा, फील होता नहीं होता कि ये हीट लॉस कर रहा है, हीट फेंक रहा है, यस और नो? अब हीट को तो अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं, आंखों से दिखाई थोड़ी देती है, लेकिन अपन फिर भी इसे फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को वैसे तो फील नहीं कर सकते, लेकिन बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है, देखो बोर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन को अगर बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी जाए तो क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाता है, इनफाइनाइट सेल ऑर्बिट में चला जाता है, क्लियर है? इसी का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सेपरेट हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो प्रैक्टिकली ये बात प्रूफ है क्या, कि अगर मेटल में क्या है, मेटल हमें पता, हर मेटल सबस्टांस क्या होता है, छोटे माइक्रो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होते हैं, एटम होते हैं। उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड फॉर्म में है। अब जब आप इलेक्ट्रॉन को लाइट की फॉर्म में इतनी एनर्जी दोगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। एक सिंपल सी बात है बच्चों, ये फैन है, ये मान लो इसका जो मान लो ये रोड है, ठीक है, इससे बच्चों ये फिक्स है, तो क्या होगा, अगर अपन इस पे मान लो क्या होगा, वो बहुत भारी बच्चा लटक जाए, जैसे मान लो ये कैमरा लटका है इस पर मान लो एंगल से, ठीक है, इस पे क्या करेंगे, बहुत भारी बच्चा अगर लटक जाए तो क्या होगा, ये छत के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री होगा नहीं होगा? होगा बेटा। सेम वही बात है, क्या इलेक्ट्रॉन को अगर इतनी एनर्जी मिल जाए कि जितनी एनर्जी से न्यूक्लियस ने उससे बांध रखा, बाउंडेड फॉर्म में रख रखा, फिक्स कर रखा है,
अगर उससे ज्यादा एनर्जी गेन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है? इसी फिनोमिनन को बोलते हैं बच्चों क्या, जैसे मैंने कहा ये मान लो कोई मेटल सरफेस है, ये आपकी मेटल सरफेस है बच्चों, ये मेटल सरफेस हो गया। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, ये क्या है, लाइट रेडिएशन, ये लाइट रेडिएशन है। तो क्या होता है, जब मेटल सरफेस पर कोई लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होती है, गिरती है, तो क्या होता है, इसकी सरफेस से क्या होता है बच्चों, कुछ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ओके, तो क्या कहेंगे, when the light radiations are incident at metal surface then electron emitted by metal surface, this phenomenon is called as photoelectric effect and the emitted electron is called as the photoelectron। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? लिखो बेटा, when light radiation is a incident at metal surface, when light radiation is incident at metal surface, when light radiation is incident at metal surface, when light radiation is incident at metal surface, then electron are emitted by metal surface, then electron are emitted by metal surface, then electron are emitted by metal surface, electron are emitted by metal surface, this phenomenon is called photoelectric effect. 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 And the emitted electron during this process, and the emitted electron during this process are called photoelectrons, देख लिए? चलो बेटा, एक बच्चों देखो बार बार नाम आएगा क्या, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने क्या कहा, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। तो सुनना बेटा अच्छे से, क्या कहेंगे, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जो मिनिमम एनर्जी होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री कर दे, उसे क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे या वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है बेटा? चलो पहले ये डायग्राम बनाओ। अली चलो वो स्टेटमेंट लिखो जो मैंने अभी बोला। लिखो द एनर्जी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड
for removing of electron, the energy which is required for removing of electron, the energy which is required for removing of electron, the energy which is required for removing of electron from metal surface, the energy which is required for removing of electron from metal surface, the energy which is required for removing of electron from metal surface, the energy which is required for removing of electron from metal surface is called threshold energy, और वर्क फंक्शन। कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? इसके ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, इसके 3 सिंबल होते हैं क्या? ई नॉट, डब्ल्यू नॉट, पाई नॉट, ये तीनों इसके सिंबल होते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन के। क्लियर है? ठीक है बच्चों, देखो एक बात बताओ, हमें पता है थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, अरे है तो किसी एनर्जी की वैल्यू ना, क्योंकि हमें पता है जो मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड फॉर्म में है या नहीं है? तो उस पहली बात तो उस अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसी को तो अपन ने क्या बोला है? थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। अब ये एनर्जी है तो इस एनर्जी के रेस्पेक्ट में कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी या नहीं होगी? होगी बच्चों। तो बार बार यहाँ पर वर्ड यूज होगा क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसका मतलब समझ गए क्या? मैं क्या कहूंगा, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसके रेस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसके रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ है उसे क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसका मतलब मैं कॉमन स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं? द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद थ्रेशोल्ड एनर्जी आर कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बात समझ में आ रही है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू होगी उसी को बोल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है? लिखो बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लिखो द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, the frequency and wavelength associate with the frequency and wavelength associate with threshold energy, the frequency and wavelength associate with threshold energy, the frequency and wavelength associate with the threshold energy are called as threshold frequency and threshold wavelength, threshold frequency and threshold wavelength। क्लियर है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलिए बेटा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जो नोट का सिंबल होता है ये थ्रेशोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। यस और नो? नोट यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा? थ्रेशोल्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? ई नोट या फिर डब्ल्यू नोट या फिर पाई नोट इक्वल टू क्या लिखेंगे? नॉर्मल ई क्या होता है बच्चों? एच न्यू। थ्रेशोल्ड के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? एच न्यू नॉट। क्लियर है? नॉर्मल हम वेवलेंथ को क्या लिखते हैं बेटा? एच सी अपॉन लैम्डा। अब क्या लिखेंगे? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। मैंने क्या कहा? नॉट मतलब ई मतलब एनर्जी, ई नॉट लिख दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट लिख दिया मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, लेकिन लैम्डा नॉट लिख दिया मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहा है। क्लियर है? ये फॉर्मूला लिख लो, एक बार तो सीधा इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्क फंक्शन क्या होगा, बस
HC और लैम्डा नॉट की वैल्यू पुट करो और आंसर था। चलिए चलो एक बात बताओ बच्चों, वर्क फंक्शन के लिए अपन ने एक वर्ड बोला है, क्या वर्क फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। तो ये बताओ डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए हमें पता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट डिफरेंट होगा या नहीं होगा? होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट डिफरेंट है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उनके लिए क्या होगा, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो भी सभी के लिए क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। आप बच्चों मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं तो मान लो 10 के पास क्या है, कुछ भी मान लो, कुछ भी रखा है, मान लो कोई पेन है उनके हाथ में, तो सभी से पेन छीना जाए तो क्या होगा? सभी से पेन छीनने के लिए इक्वल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्या? नहीं बेटा, किसी की एनर्जी कम है किसी की ज्यादा है, तो क्या होगा? सभी से पेन छीनने में क्या होगा, जो एनर्जी चाहिए वो सभी के रेस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट होगा या नहीं होगा? सेम केस यही है बच्चों। क्या होगा? तो कह सकते हैं क्या, द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, यस और नो? अरे वर्क फंक्शन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? मेटल की नेचर पर डिपेंड करती है बेटा। बात समझ में? स्टार करके लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टार करके लिखना इस पॉइंट को। द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, 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 द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन डिपेंड्स on nature of metal, depends on nature of metal, the value of work function depends on nature of metal। वर्क फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बेटा? मेटल की नेचर पे डिपेंड करती है, कौन सी मेटल है सभी के रेस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट आएगा। क्लियर है? चलो बेटा ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअल पार्ट बताया थोड़ा सा बच्चों। देखो अब बात करते हैं वो फॉर्मूला जिस पर क्वेश्चन मिलेगा हमें, ठीक है। अब एक सिंपल सी मैथमेटिक बताना बच्चों। क्या सपोज करो जो लाइट आ रही है, लाइट आ रही है उसकी एनर्जी है 10 किलो जूल, यस और नो? ठीक है बेटा। क्या अब मान लो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी वेस्ट होती है, खर्च हो जाती है, वो है बेटा 2 किलो जूल। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस को छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब इनमें कोई एनर्जी तो है ना? अरे तभी तो सरफेस को छोड़ के जाएंगे बच्चों। क्या आपने बच्चों क्या होगा, कोई बॉल है, आपने मान लो बॉल है कोई सबस्टांस है, आपने बॉल या सबस्टांस को गिराया है, वो जहां फ्लोर से कोलिजन की थी वहीं का वहीं रह गया। इसका मतलब क्या? अरे वापस ऊपर उठने में उसमें कोई एनर्जी है क्या? नहीं। अब कोई बॉल है मान लो आपने गिराई हो, वापस सरफेस से ऊपर उठ रही है, क्यों उठ रही है? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, यस और नो? और हमें पता वो सरफेस पर उठती है, कभी वापस नीचे, वापस उठती है, वापस नीचे, तो लास्ट में करते करते कुछ देर बाद एक कांस्टेंट पोजीशन में आती नहीं आती? क्यों? जब तक उसमें एनर्जी है बच्चों वो कभी ऊपर नीचे जाती जाएगी, यस और नो? और जब उसकी एनर्जी लॉस होता जाएगा, एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, तब धीरे धीरे क्या आ जाएगा, फर्श के लेवल में आ जाएगी, एक फिक्स पोजीशन पर आ जाएगी, यस और नो? सेम यही बात है। अगर ये इलेक्ट्रॉन मेटल को सरफेस को छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब इनमें एनर्जी तो आई ना? आई बच्चों। तो यही क्वेश्चन बनता है इस पर। क्या सपोज लो जैसे मैंने कहा जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी को बोल रहा हूं मैं 10 किलो जूल। क्लियर है? ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से रिमूव करने के लिए, फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है वो है 2 किलो जूल। तो ये बताओ फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? फोटो इलेक्ट्रॉन की, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी? फिर से दिमाग लगाओ बच्चों अच्छे से। मैंने क्या कहा? जो एनर्जी आ रही है वो 10 किलो जूल है। 2 किलो जूल अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को सरफेस से रिमूव करने में, फ्री करने में यूज हो गई, वेस्ट हो गई, बाकी एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ चली जाएगी, तभी तो सरफेस को छोड़कर मूव करेगा। तो इसके पास कितनी एनर्जी बच गई? 8 किलो जूल। छवि बिल्कुल बेटा बात सही है। सिंपल सी बात है बेटा। मैं अभिषेक को 100 का नोट दूं बेटा, ठीक है, मैं कहूँ मान लो यानी 50% अपने पास रख के आगे ट्रांसफर कर देना, लविश को दे देना, तो इसके पास तो 50 बचे ना, तुम्हारे पास कितने आए? 100 में से 50 तो यहाँ यूज हो गए और 50 वहां चले गए। समझ में आ गया? क्लियर है? अरे यही तो होता अपने इंडिया में, बोलते हैं ना गवर्नमेंट से, राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि गवर्नमेंट से 100 रुपये आते हैं तो गरीबों तक वो 1 रुपये पहुंचता है, यस और नो? क्योंकि 99 रुपीज क्या होता है, वर्क फंक्शन की फॉर्म में जो बीच के MLA MP होते हैं वो
वहां से उस पैसे को बजट पास करने में घूस के रूप में 99 रुपीज खर्च हो जाते हैं, तो गरीबों तक 1 रुपया पहुंचता है। सिंपल सी गणित है बेटा। वो जो नेता बीच में खा जाते हैं ना, वर्क फंक्शन ही है वो, समझ में आ गया। और गरीबों तक जो आ रहा है वो क्या हो रहा है बच्चों, 1 रुपया वही आता है, 1% रुपया आता है, और इंडिया में फैक्ट है ये। बात समझ में आई क्या? सिंपल सी मैथमेटिक है बेटा। तो क्या कहेंगे, मैंने क्या कहा, यानी कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री करने में यूज हो जाएगी, और कुछ एनर्जी, बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? ये स्टेटमेंट कल लिखाऊंगा और इसका फॉर्मूला लिखाऊंगा, इसका मीनिंग लिखाऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस और नो? क्लियर है? तो कल बच्चों अपना 10-15 मिनट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और कल अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बैंक सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे बेटा। समझ में आ गया? ठीक है, फटाफट बोलो, क्लास का टाइम हो रहा, फटाफट बोलो बेटा। तो कल अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं वो आज नया क्वेश्चन बैंक लेके जाना, आज वो पूरा सोल्व कर देना जितना हो सके बच्चों। ठीक है, कल क्वेश्चन बैंक साथ लेके आना है, उसके एक जो भी आपके डाउट्स हैं मैं क्लियर कर दूंगा बेटा। ठीक है, फटाफट बोलो। ठीक है, चलो। सर श्रोडिंगर वेव ग्राफ नहीं बताओगे क्या? श्रोडिंगर वेव ग्राफ क्या होता है बेटा? श्रोडिंगर वेव ग्राफ आता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में होता है बेटा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, श्रोडिंगर वेव ग्राफ में होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल और नोड वाला लफड़ा है, कैसे अपन लिखते हैं 1s 2s 3s और 4s, ऐसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, यहां से स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, फर्स्ट सेल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो ग्राफ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो। और दोनों के बीच का ये क्या हो गया, इसको नोड बोल सकते नहीं बोल सकते, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है तो क्या हो गया, ये डाउनफॉल आ गया, फिर अपवर्ड फिर डाउनफॉल, ऐसे होता है बेटा। समझ में आ गया? यही है बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है क्या, जहां पर क्या होगा, यानी टॉप पोजीशन होती है वहां पर ये बताता है सेल ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर है? ये बीच का जो लास्ट मिनिमम पॉइंट होता है बेटा, वो क्या करता है, बीच के नोडल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, नोडल सरफेस को रिप्रेजेंट, नोड को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी बेटा। समझ में आ गया? और ये जो लाइंस मैंने बनाई ये क्या कर रही है, सेल ऑर्बिट को बता रही है। समझ में आ गया? क्लियर है? सिंपल ये ग्राफ है बेटा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, तो ध्यान रखना। यहाँ तक बच्चों रिवाइज करके क्वेश्चन बैंक अच्छे से डिस्कस सोल्व करना, कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बैंक साथ लेके आना, नया वाला क्वेश्चन बैंक आज जाते हुए ले लेना। ओके, चलो बेटा, बाय। और अपनी तरफ से एक बार सोल्व कर लेना क्वेश्चन बैंक, जो भी डाउट्स आए मैं सारे बता दूंगा, टेंशन मत लो बेटा, एक एक डाउट क्लियर करेंगे अपन, बस तुम अपनी तरफ से एक बार ट्राई करना। ठीक है।